राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निबंध, जो भी इम्पोर्टेंट निबंध हमारे टेट के एग्ज़ाम में या फिर टेट के एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रखा है। तो ये जो क्लास है ये सभी टेट के एग्ज़ाम और ओल्ड टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, KVS, NVS और UGC नेट, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रखा है जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, ताकि मेरी जितनी भी सारी नोटिफिकेशन है क्लास की वो आप तक पहुंच जाए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके सामने जो क्लासें हैं वो और भी अच्छे जो हमारे फैक्ट हैं उनको लेकर आने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और क्लास में चलने से पहले 4 लाइनें जो हर स्टूडेंट को ध्यान रखनी है और ख़ुद को मोटिवेट रखना है। और इन 4 लाइनों को ध्यान रखना है कि मेरे उजाले रोक सके ऐसी कोई रात नहीं, गिरूं भूमि पर उठ न सकूं ऐसे कोई हालात नहीं, ये पागल दरिया क्या जानेगा मेरे मन की आंधी को, ये पागल दरिया क्या जानेगा मेरे मन की आंधी को, मेरी कश्ती लहरें रोके उनकी इतनी औकात नहीं। तो खुद के ऊपर विश्वास, ईश्वर के ऊपर विश्वास, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और तैयारी को निरंतर करते रहना है, क्योंकि जो जीत है वो हमेशा लगातार चलने वाले की होती है। ठीक है, तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध, और यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो क्लास में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहली जो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो निबंध है, ठीक है, पहला ही प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है। ठीक है, तो शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को क्या माना है? हिंदी का प्रथम निबंधकार। ये बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दूसरा, डॉक्टर कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को, किसको भाई? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। तो अब इसको आप है ना ऐसे ट्रिक से याद कर लो। मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ क्लास में पढ़ाना नहीं, चीज़ों को साथ साथ याद करवाना है। जो सीधे तरीके से याद रख सके वो सीधे तरीके से याद रख लेना, नहीं तो मेरी वाली ट्रिक ध्यान रखना। तो इसको ऐसे याद कर लो कि इनका नाम श्री कृष्णलाल है, तो इन्होंने बालकृष्ण को ही क्या मान लिया भाई? कृष्ण और कृष्ण दोनों, ठीक है, तो इन्होंने क्या मान लिया? बालकृष्ण को हिंदी का प्रथम निबंधकार मान लिया। और इनकी विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता ये मैंने नीचे लिख रखी है कि भारतेंदु युग के प्रमुख जो निबंधकार हैं जिन्होंने 1000 निबंधों की रचना की थी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट वो निबंधकार है जिन्होंने क्या भाई? 1000 निबंधों की रचना की थी। इनके प्रमुख निबंध भट्ट निबंध माला, ठीक है, इसमें जिसके 2 भाग हैं उसमें संकलित है। यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने जितने भी निबंध लिखे हैं उनके जो निबंध है वो किस में है भाई? भट्ट निबंध माला में। और वो उसके कितने भाग हैं? तो उसके 2 भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी साहित्य में प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना गया है। तो ये पूछा जाता है कई बार कि अंग्रेजी साहित्य में प्रथम निबंधकार है भाई, वो किसको मानते हैं भाई? लॉर्ड बेकन को माना गया है। बेकन से प्रभावित है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि बेकन से कौन प्रभावित है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो क्या है भाई? बेकन से प्रभावित थे और उन्होंने क्या लिखी? बेकन विचार निबंधावली। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखी भाई? बेकन विचार निबंधावली। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतेंदु के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो लिखा, ये कथन इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि भारतेंदु जी के संबंध में जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है उन्होंने क्या बात कही थी। तो भारतेंदु जी के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि कविता के संबंध में उनका संस्कार है और गद्य के संबंध में विचार। यानी कि ये कहते हैं कि कविता के संदर्भ में, यानी कि जो संबंध है उसमें उनका क्या है भाई? संस्कार है, और गद्य के संबंध में विचार। तो ये कथन किसका है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। उसके बाद शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या भाई? हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को क्या कहा भाई? जो हिंदी के प्रारंभिक यानी कि आरंभ के निबंध थे उसे क्या कह दिया? गद्य प्रबंध। ठीक है, भारतेंदु के निबंध केसरी नारायण शुक्ल, ये इनके
क्या है भाई, इन्होंने लिखा है, ये इसके द्वारा रचित है। ठीक है, तो केसी नारायण शुक्ल ने लिखा भारतेंदु के निबंध। चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं भाई ऊपर, हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं भारतेंदु युग पे। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में पहले भारतेंदु के प्रमुख निबंध। अब मैं यहाँ, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको ये जो नाम है सारे, ये किससे, ट्रिक से याद करवा दूँ। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का कमेंट था कि मैम जो ये रचनाएं हैं आप हमें ट्रिक से याद करवा दो। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि भाई मैं आप लोगों की मदद कर सकूं और आप लोगों को ट्रिक से याद करवा दूं। तो चलिए चलते हैं भारतेंदु के प्रमुख निबंध। तो भारतेंदु के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कालचक्र। ठीक है, इसमें इन्होंने एक लिखी है लाइन, हिंदी नई चाल से डली। ठीक है, ये याद रखना है कि किससे है, ये कालचक्र से है, याद रखना है। उसके बाद अब ये कैसे याद करोगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसको याद करवाती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है जी, तो देखो, भारतेंदु, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, बैजनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये व्यंग है। उसके बाद पांचवा पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, एक अद्भुत अपूर्व सपन, उसके बाद मणिकर्णिका। ईश्वर बड़ा विलक्षण है। ठीक है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये है भारतेंदु के मणिकर्णिका और ईश्वर बड़ा विलक्षण है, और भारतवर्ष उन्नति, जो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो कि यूजीसी नेट में भी लगाया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें भारत के विषय में बताया गया है, उसकी उन्नति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो भारत के लोग हैं उनके अंदर किस प्रकार के जो परिवर्तन है, आज के समय में परिवर्तन हो गए हैं। ठीक है, वो किस प्रकार जो भी उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस निबंध में बताई गई है भारत विषय में। तो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि मणिकर्णिका, अगर निबंध पूछे तो ये निबंध किसका है भाई, ये निबंध है भारतेंदु का। और आत्मकथा पूछे तो ये है भाई तुलसीराम की, इसी की। मुर्दैया और मणिकर्णिका है, ये एक मुर्दैया है। ठीक है, ये किसकी है भाई, ये है भाई तुलसी राम की, याद रखनी है। और मणिकर्णिका ये भी तुलसी राम की है, अगर क्या पूछे, आत्मकथा पूछे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ निबंध पूछे तो वो है फिर किसका, भारतेंदु जी का। तो अब इसको याद करते हैं हम ट्रिक के साथ। तो भारतेंदु पे आते हैं हम। पहला, सबसे पहले अब भारतेंदु को भारत से याद करो। ठीक है, भारतेंदु को हमने भारत लिखा। ठीक है, भारत में क्या क्या है, देखो, भारत में काल का चक्र है। ऐसे सोचो कि भारत में मान लो काल का चक्र चल रहा है। ठीक है, पहले ज़माने में बादशाह होते थे तो बादशाह दर्पण। ठीक है, फिर बादशाह के बाद बादशाह क्या करते थे, वो अपनी मनमर्जी चलाते थे, तो लेवी प्राण लेवी। उसके बाद फिर वो आगे बढ़े तो तदीय सर्वस्व, वो सब कुछ अपने को मानते थे, तदीय सर्वस्व, ऐसे याद कर लो। फिर उसके बाद भारतेंदु जी चले गए बैजनाथ की यात्रा पे, अब चेंज हो गया, अब वो गए बैजनाथ की यात्रा पे। और बैजनाथ की यात्रा पे जाने के बाद भारतेंदु जी ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, और फिर वहाँ पे उन्होंने पांचवा पैगंबर देखा, और फिर वहाँ पे अंग्रेज स्त्रोत लिखा हुआ था, कंकड़ स्त्रोत लिखा हुआ था। ऐसे ट्रिक से याद करो इसको। ठीक है, अब जब कंकड़ स्त्रोत उन्होंने देखा तो उससे आगे उन्होंने क्या किया, उनको एक सपन आया, उन्होंने सोचा कि ये क्या है, एक अद्भुत और क्या है, अपूर्व सपन है। फिर उसके बाद वो उन्होंने क्या देखा, मणिकर्णिका एक पुस्तक देखी। फिर उसमें उन्होंने देखा कि भारतेंदु ने कि ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारत में क्या है भाई, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। फिर वो वापस से आ गए कि भारत में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे भारतेंदु जी के जो निबंध है वो हमें याद हो गए। अगर आपको, आप इसी तरीके से इसको एक दो बार मेरे तरीके से या क्लास को भी सुन लोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम बालकृष्ण भट्ट पे। तो बालकृष्ण भट्ट को हमें कैसे याद करना है, तो चलते हैं इनके बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध, उन पर। तो बालकृष्ण भट्ट के विषय में पढ़ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी टेट एग्जाम में, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने 300 से अधिक निबंध लिखे हैं, वस्तु व्यंजक निबंधकार है। पूछा जाता है कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो वो वस्तु व्यंजक निबंधकार हैं। ठीक है, हिंदी का स्टील कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसको कहा जाता है भाई,
रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, क्या कहा? हिंदी का स्टील। अब इसको ऐसे याद रख लो, जैसे कोई स्टील की चीज़ होती है तो उसको बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है ना, तो ऐसे ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो हिंदी का स्टील किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। और कहा किसने है? रामचंद्र शुक्ल ने। अब इसमें हम इनके जो निबंध हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला कलिराज की सभा। अब आ गए भाई बालकृष्ण। अब इसको यहाँ से ट्रिक से याद करवाती हूँ। बालकृष्ण आ गए तो सबसे पहले वो गए कलिराज की सभा। कलिराज की सभा के विषय में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि प्रथम निबंध कविवचन सुधा में प्रकाशित है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का ये क्या है भाई? कलिराज की सभा प्रथम निबंध माना जाता है और ये कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? कलिराज की सभा कविवचन सुधा में प्रकाशित। ठीक है, कलिराज की सभा गए। उसके बाद बालकृष्ण ने क्या देखा? बाल विवाह देखा। फिर बालकृष्ण ने स्त्री और उनकी शिक्षा की बात की। फिर राजा और प्रजा की बात की। कृषकों की दुर्दशा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश। ठीक है, फिर देश सेवा का महत्व और हमारे नए सुशिक्षितों का क्या है भाई? परिवर्तन। ये है इनके निबंध। उसके बाद इतना करने के बाद ही आ जाते हैं बालकृष्ण जी महिला की स्वतंत्रता की बात। फिर ईश्वर भी ठठोल है, कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, देवताओं से हमारी बात। बालकृष्ण है भाई। ठीक है, देवताओं से हमारी बात। नए तरह का जुनून। ठीक है, उसके बाद बालकृष्ण इनमें नया तरह का क्या आ गया? जुनून आ गया। उसके बाद ये चलते हैं आगे, तो ये कहते हैं खटका। ठीक है, ये खटका इनके द्वारा ही रचित है। उसके बाद इनका साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ईश्वर भी क्या? ठठोल है। ये इनका प्रमुख कथन याद रखना है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये किसने कहा भाई? बालकृष्ण भट्ट ने। और ये ईश्वर भी क्या? ठठोल है। अब आ जाते हैं, ये हमारे बालकृष्ण जी है वो पूरे हो गए। अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र पे। तो प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है? भट्ट को क्या कहा था? स्टील। तो इनको क्या कहते हैं? एडिसन। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। प्रताप जी कैसे हैं भाई? आत्मव्यंजक। और बालकृष्ण भट्ट जी कैसे थे भाई? वस्तु व्यंजक। तो निबंधों का संग्रह। ठीक है, प्रताप इनके जो निबंधों का संग्रह है वो किस नाम से है भाई? प्रताप नारायण ग्रंथावली। और जिनमें इन्होंने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं? आँख, नाक, कान, भौं, दांत, मूछ। ठीक है, इन सब विषयों पर इन्होंने क्या लिखे हैं? निबंध लिखे हैं। अनेकों बार ये पूछे जाते हैं कि आँख, नाक और ये जो भौं, दांत, इन पर लिखने वाले जो निबंधकार हैं वो कौन है? तो वो है भाई प्रताप नारायण मिश्र। और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का क्या कहा जाता है भाई? एडिसन कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आत्मव्यंजक निबंधकार है। अब आगे चलते हैं प्रेमधन पे। तो प्रेमधन के विषय में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन इनका पूरा नाम है। ठीक है, और उसके बाद शुक्ल जी के गुरु थे। शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के ये क्या थे भाई? ये रामचंद्र शुक्ल जी के गुरु थे। ठीक है, इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है ये बनारस का बुढ़वा मंगल और नेशनल कांग्रेस की दूरदर्शा। दोनों पूछे गए हैं। बनारस का बुढ़वा मंगल प्रेमधन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, और नेशनल कांग्रेस की दूरदशा। ठीक है, उसके बाद इनके निबंध यानी कि प्रेमधन जी के निबंध नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी में क्या हुए हैं भाई? प्रकाशित हुए हैं। तो किसमें? नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी में प्रकाशित हुए। शुक्ल जी ने क्या कहा भाई? मैंने निबंध लिखने की कला चौधरी साहब से ही सीखी है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मैंने जो निबंध लिखने की कला है वो किससे सीखी है भाई? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन से। ठीक है, दूसरा शुक्ल जी क्या कहते हैं इनके बारे में? शुक्ल जी कहते हैं कि यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगर समझे जाने वाले लेखक थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले क्या थे भाई? कलम के कारीगर। तो रामचंद्र शुक्ल ने गद्य रचना में कलम के कारीगर किसको कहा? तो किसको कहा है जी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन को। आगे है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी के क्या है भाई? यमलोक की यात्रा। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं वो पूरे होते हैं। अब हम आते हैं
अगले हमारे द्विवेदी युग के निबंधकारों में, तो द्विवेदी युग में सबसे पहले जो आते हैं हमारे, वो आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जो सबसे पहला जो कथन कई बार पूछा जाता है कि साहित्य को जनराशि का संचित कोश माना, किसने माना, ऐसे पूछा जाता है कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना, तो किसने माना भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद शुक्ल जी ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, तो किसके निबंधों को कहा है जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को रामचंद्र शुक्ल जी ने बातों का संग्रह कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया था। तो किसने दी भाई इन्हें आचार्य की उपाधि, काशी प्रचारणी सभा ने। ठीक है, दोबारा देख लो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रकाशित यानी कि प्रभावित होकर, साहित्य सेवा यानी कि वो साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान दे रहे थे, उससे प्रभावित होकर जो काशी प्रचारणी सभा है, उन्होंने उसे क्या दे दी भाई, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपाधि, यानी कि उनके नाम के आगे एक शब्द जोड़ दिया गया और वो था आचार्य। आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य, पुरातत्व, पुस्तक परिचय और आगे चलते हैं, एक बार इसको पीडीएफ को सेट कर लेते हैं। चरित्र चर्चा, विज्ञान और आलोचना आदि विषयों पर लिखे गए विचारों को लेख कहा है। तो इनके जो लिखे गए लेख हैं वो किस किस विषय पे थे, देखो सबसे पहले है साहित्य पुरातत्व, दूसरा है पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, विज्ञान और आलोचना। ठीक है, उसके बाद इनके आगे जो इनके द्वारा लिखे गए निबंध थे मुख्य, वो देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है भाई, इसमें है संपत्ति शास्त्र। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन, नाट्यशास्त्र, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, म्युनिसिपलिटी के कारनामे, कवि और कविता, भाषा और व्याकरण, सर्गोनरक, ठिकाना नाही, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसको कैसे याद करोगे, महावीर, महावीर किसको बोलते हैं भाई, हनुमान जी को। अब मैं आपको ट्रिक से याद कराती हूँ, सीधे तरीके से याद होए तो आप खुद कर लेना। ठीक है, जो जो सीधे तरीके से याद कर सकता है कर लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर यानी कि महावीर हनुमान जी, तो महावीर है तो महान है, तो इनके पास संपत्ति का है वो संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का पूरा शास्त्र है। ठीक है, उनको रस का विज्ञान है। उसके बाद महावीर होने के बाद नाट्यशास्त्र का भी इनको ज्ञान है। कालिदास के समय का भारत, अब इन्होंने क्या देखा, महावीर होने के बाद भी कालिदास के समय का भारत देखा, और उसमें क्या देखा, महावीर होने के बाद भी इन्होंने देखा कि दंड देवता का आत्मनिवेदन। ठीक है, और फिर महावीर होने के बाद भी महाकवि का प्रभात वर्णन इन्होंने देखा। उसके बाद फिर उन्होंने कारनामे देखे म्युनिसिपैलिटी के, उसके बाद कवि और कविता इन्होंने लिख दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सारी चीज़ें देख ली तो कवि और कविता लिख दी, और भाषा और व्याकरण की बात करने लगे, और उसके बाद सर्गोनरक, ठिकाना नाही। आई होप आपको यहाँ से बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, हमारा दिमाग है ना, कई बार है ना सीधे तरीके से कई चीज़ों को याद नहीं कर पाता, टेढ़े तरीके से कर लेता है, तो याद होना चाहिए कैसे भी हो। बाल मुकुंद गुप्त, तो अब चलते हैं बाल मुकुंद गुप्त पे। द्विवेदी युग के अगले निबंधकार है बाल मुकुंद गुप्त जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा, ठीक है, विदाई संभाषण जो कि एनसीईआरटी में है, व्यंग किस पे किया गया है, लॉर्ड कर्जन पर। विदाई संभाषण में किस पर व्यंग है भाई, लॉर्ड कर्जन पे। ठीक है, उसके बाद चिट्ठे और खत लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा गया, किसको, चिट्ठे और खत लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा गया। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपको देखो बात क्या लिखी हुई है कि बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण, हम पढ़ के आए ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा, भाषा और व्याकरण लिखा। तो भाषा और व्याकरण से एक शब्द है अस्थिरता, ठीक है, इसको लेकर इन्होंने क्या किया, उनकी आलोचना की लिख दी, और किस नाम से लिख दी भाई, आत्माराम नाम से। तो आत्माराम नाम से लिखने वाले कौन थे, आत्माराम नाम से लिखने वाले
राम नाम से लिखने वाले कौन थे भाई? वो थे गुप्त जी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में, अब इनको जवाब में देने के लिए सर्गो नरक ठिकाना नाही, ठीक है, निबंध कल्लू अलेहत नाम से लिखा गया। अब बाल मुकुंद गुप्त को जवाब तो देना था, तो सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलेहत नाम से लिखा गया। किसने लिखा फिर वो? कल्लू अलेहत नाम से। ये इस क्वेश्चन का उत्तर आप मुझको कमेंट बॉक्स में दोगे। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास आगे हैं। इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर एवं काशी विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। किसको भाई? श्याम सुंदर दास को। तो श्याम सुंदर दास के विषय में याद रखना है कि इनकी जो साहित्यिक सेवा है, इनको उससे प्रभावित होकर इन्हें राय बहादुर, एक तो राय बहादुर, ठीक है जी, और दूसरी है भाई डिलीट, दो उपाधियां दी गई थी, ठीक है। और डिलीट की किसने दी थी? विश्वविद्यालय काशी ने। और राय बहादुर की किसने दी थी भाई? सरकार ने, साहित्यिक सेवा तत्कालीन सरकार ने, ठीक है। उसके बाद इनकी जो महत्वपूर्ण निबंध है, साहित्य की विशेषताएं श्याम सुंदर दास की, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की, समाज और साहित्य श्याम सुंदर दास की, कला का विवेचन, कर्तव्य और सभ्यता। तो श्याम सुंदर दास को कैसे याद करोगे? श्याम सुंदर है ना, तो वो साहित्य की विशेषता जानते हैं। फिर कृष्ण के लोचन थे, श्याम सुंदर है, तो इनके भी साहित्य लोचन है, ठीक है। श्याम सुंदर समाज और साहित्य की भी बात करते हैं। फिर उसके बाद कला का विवेचन की भी बात करते हैं, और कर्तव्य और सभ्यता को भी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। ये निबंध के नाम है इनके, वैसे हम सिर्फ टिक से पढ़ रहे हैं। उसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी, जो पूछे जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी अमीर इरादे, गरीब इरादे और साहित्य देवता। तो माखन खाते हैं, ठीक है, तो माखन खाने के बाद अमीर भी और गरीब भी, अमीर और गरीब दोनों का माखन खाते हैं, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। बाकी सीधे तरीके से याद होए तो आप कर लेना, ठीक है। तो अमीर और गरीब माखनलाल चतुर्वेदी, और उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? साहित्य के देवता, माखन खा खा के। उसके बाद गोविंद नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आत्माराम की टेटे, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समर्थन में, ठीक है। और आत्माराम कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, अभी पढ़ा के आई हो ना ऊपर, कौन थे भाई? आत्माराम बाल मुकुंद गुप्त। तो गोविंद नारायण जो मिश्र है, इन्होंने क्या लिख दिया? आत्माराम की टेटें लिख दी। और आत्माराम की टेटें क्यों लिख दी? क्योंकि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन करते थे। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा दिया उतने निबंध आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट निबंध को रखा है, तो आने वाली क्लास में मैं जो जितना भी निबंध से पोर्शन बच गया है उसको आपको कवर करवा दूंगी। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं आगे क्लास अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे।